हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। दिस इज नीट स्पेशल बायोलॉजी क्लास। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन को कंप्लीट किया था। मैंने कहा था कि आप एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को रीड कीजिएगा और फिर देखिएगा कोई भी टॉपिक में अगर डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस पे मैं फिर से क्लास अरेंज कर दूंगी। और कोई डाउट नहीं आया तो आप सबके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर जैसा मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल इससे एवरेज 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आते हैं। एवरेज 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो फिर देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन बोलते किसे हैं, रेस्पिरेशन का मेन गोल क्या है। हम सभी जानते हैं कि हम जितने भी सेल्स हैं वो सभी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो सेल्स भी हमारे अंदर जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो उन्हें एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी उन्हें मिलती कहाँ से है? तो ये एनर्जी हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। और न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन में हमारा O2 जो है वो एसेंशियल है। O2 डेट इज ऑक्सीजन। और यही O2 यही ऑक्सीजन हम लोग लेते कहाँ से हैं, तो हमारे बॉडी में आती कहाँ से है? तो ये आती हमारे एटमॉस्फेरिक एयर से। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन मौजूद होता है और जिसे हम लोग इनहेल करके अपने बॉडी को देते हैं। तो ये इनहेल करके जो हम लोग अपनी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारे बॉडी में, उसे हम लोग एक्सेल करके बाहर निकालते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस है इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन का, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन को बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन है ये होता क्यों है, इसका गोल क्या है? तो इसका गोल यही है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टिश्यू को ऑक्सीजन दे सके और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इलिमिनेट कर सके बॉडी से। ये कि रेस्पिरेशन का गोल क्या है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन फेनोमेना जो हो रहा है इसका मकसद क्या है, ये होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि होता इसीलिए जैसा कि मैंने अभी बताया था, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो सेल्स टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो सके, ऑक्सीजन पहुंच सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है उसे हम बाहर निकाल सके। इसी प्रोसेस के लिए हमारे सिस्टम बना हुआ है, वो है हमारा रेस्पिरेशन। तो इसे हम आज डील करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स क्या है। तो इनवर्टिब्रेट्स की बात की जाए, जो कि हमारे बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स। तो इन सब में जो है हमारा रेस्पिरेशन है वो, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और ये डिफ्यूजन कहाँ होती है? तो ये एंटायर इनके बॉडी सरफेस से होती है, क्योंकि जहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं होता है, वहाँ पे हमारे बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो जाती है, जो कि बहुत ही सिंपल वे में होती है, इसीलिए से हम लोग सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। फिर अर्थवॉर्म्स में, इनमें भी मॉइस्ट क्यूटिकल से ही होती है, क्योंकि इनका जो बॉडी सरफेस है बहुत ही थिन मॉइस्ट सरफेस का फॉर्म किया होता है, जिसमें क्यूटिकल्स होते हैं। इन्हीं के थ्रू डिफ्यूजन होती है और ऑक्सीजन ये लोग गेन कर पाते हैं। फिर इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इंसेक्ट में नेटवर्क होते हैं ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं, जिन्हें हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। इनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। फिर गिल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स और मोलास्क्स में। इन लोगों में गिल्स के थ्रू होता है, यहाँ पे लंग्स नहीं होता, गिल्स होते हैं। और फिर टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है, इनमें मेनली लंग्स के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। और वर्टिब्रेट में बात की जाए तो वर्टिब्रेट में फिशेस हैं हमारे, तो फिशेस में गिल्स से होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में लंग्स के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। एम्फीबियंस में कभी कभी स्किन के थ्रू भी होते हैं और हमारा जो वेल डेवलप ऑर्गन है वो भी होता है। और ह्यूमन बींग्स के पास सबसे वेल डेवलप्ड लंग्स पाया जाता है, इनके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो देखते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। स्टेप्स यानी कि कौन से फंक्शंस है जो रेस्पिरेशन में परफॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वर्ड जो हमारा वो लंग्स से रिलेटेड है। वेंटिलेशन बोलते हैं हम लोग इनहेल और एक्सहेल जो करते हैं एयर को,
उसे ही वेंटिलेशन भी बोलते हैं, जिसे हम लोग ब्रीथिंग बोले थे अभी, वही वेंटिलेशन है हमारा। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, जिसमें हम लोग इनफ्लो, यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ एयर, एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो तक किसके किसके बीच, एटमॉस्फेयर और लंग एलवेले के बीच होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया है, 2 होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करता है, जो कि हमारे ब्लड और एल्विलाई के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब ये हमारा क्या कहते हैं, डिफ्यूजन तो हो गया, मिल गया ऑक्सीजन, लेकिन अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा ना सेल्स के पास, डिफरेंट जो सेल्स और टिश्यूज हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा, ये हमारा तीसरा फंक्शन है इसका। फिर रेगुलेशन, इस पूरे फंक्शन का एक सिस्टमिक वे में रेगुलेशन, इनमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। ये रेगुलेशन जो है हमारा, ये लास्ट वन फंक्शन है हमारा रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन के फंक्शंस हो गए, और रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किन ऑर्गन्स के थ्रू होता है ये हम लोग भी देख लिए। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा लंग्स, वेल डेवलप हमारा ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व होता है। हम लोग एनाटॉमी देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी क्या है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है ये हमारा फर्स्ट एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो है वो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, जो कि हमारे अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ से हमारा एयर का इनफ्लो होता है हमारे बॉडी में, यहाँ से हम लोग एयर इनटेक किए। फिर ये जो एयर है ये हमारे नेजल चैम्बर के थ्रू होते हुए नेजोफेरिंग्स में जाता है। नेजोफेरिंग्स क्या है, तो नेजोफेरिंग्स जो है हमारा वो फेरिंग्स का ही पार्ट है, जो कि हम लोग जानते हैं कि फेरिंग्स क्या है। तो फेरिंग्स हमारा कॉमन पासेज है फूड और विंड, एयर दोनों के लिए ही। तो फिर ये हमारा नेजोफेरिंग्स यही चीज़ है, और ये हमारा नेजोफेरिंग्स में जाता है। फिर नेजोफेरिंग्स के थ्रू होकर के ये डायरेक्ट हमारी विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में जाता है। तो ट्रैकिया में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रैकिया में जाता कैसे। तो ट्रैकिया में ये लैरिंक्स के थ्रू जाता है। लैरिंक्स क्या है हमारा, लैरिंक्स एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो हमारे ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये लैरिंक्स जो है साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स भी कहलाता है लैरिंक्स। कई बार क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं तो ये भी पूछ दिया जाता है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि लैरिंक्स ही हमारा साउंड बॉक्स है, क्योंकि ये हमें साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और लैरिंक्स के ऊपर हमारा यहाँ पे एक ग्लॉटिस पाया जाता है, ग्लॉटिस होता है हमारा लैरिंक्स के ऊपर। तो ये जो नेजोफेरिंग्स है हमारा, जो एयर इनफ्लो हुआ है, ये एयर हमारे ट्रैकिया तक पहुंचता है। पहुंचता कैसे है, तो ये लैरिंक्स के थ्रू पहुंचता है, और लैरिंक्स के पास हमारे ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। और फिर हम जानते हैं कि हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या है, हमारे फेरिंग्स का ही पार्ट ये लैरिंग्स है। हमारा फेरिंग्स कॉमन पैसेज है विंड और फूड दोनों का। तो जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, फूड को स्वेलो करते हैं, तो वो हमारे फूड पाइप के थ्रू होकर के हमारे स्टमक तक जाता है। तो यहाँ फेरिंग्स जो फेरिंग्स होकर के ही जाता है, तो बीच में लैरिंग्स आता है। तो लैरिंग्स के पास ये हमारा ग्लॉटिस होता है, इस पे इपीग्लॉटिस नाम का एक थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारे ग्लॉटिस को कवर कर देता है जब भी हम कुछ स्वेलो करते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो हमारे ग्लॉटिस में ना जाए। ग्लॉटिस में नहीं जाएगा तो वो हमारे विंड पाइप यानी इसमें नहीं जाएगा, तो ये इसको कवर कर देता है। तो ये जो कवरिंग मेम्ब्रेन है वो हमारे इपीग्लॉटिस है। ये हम ध्यान रखेंगे कि फूड स्वेलो के टाइम में इपीग्लॉटिस ही वो मेम्ब्रेन है जो हमारे ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ताकि हमारा फूड जो है वो विंड पाइप में न जा सके। तो हम लोग देखें कि ट्रैकिया में हमारा एयर आया, ट्रैकिया तक आ गया। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इधर डायग्राम में शो हो रहा है ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया में हमारा एयर आया। अब ट्रैकिया जो हमारा है वो 5th वर्टिब्रल कॉलम तक कंटिन्यू करता है, और उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ब्रांच्ड हो जाता है। तो 2 ब्रांच में डिवाइड करता है, दोनों ही हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के रूप में ये डिवाइड करके एक हमारे राइट लंग में चला जाता है, दूसरा हमारे लेफ्ट लंग में चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये प्राइमरी ब्रोंकाई के रूप में डिवाइड होते हैं और चले जाते हैं दोनों लंग्स में। अब यहाँ पे फर्दर इन ब्रोंकाइज का डिवीजन होता है, इन ब्रोंकस का फर्दर डिवीजन होता है, और ये फिर सेकेंडरी, फिर ये टर्शरी,
सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म में ये डिवाइड करते हैं। तो उन्हें हम और फिर ये डिवाइड करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म में, और तब इनका जो टर्मिनल एंड होता है उसे हम लोग ब्रोंकायोल्स बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई है, और ये जब फिर फर्दर डिवाइड हुआ तो टर्शरी फॉर्म में आ गया, और फिर ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकायोल्स। और ये जो ब्रोंकायोल्स है हमारा, इसके टिप पे यानी कि इसके टर्मिनल पे ये आप देख सकते हैं राउंड राउंड शेप में बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही थिन सरफेस का बना हुआ होता है, ये प्रेजेंट होता है ये सभी ब्रोंकायोल के एंड पे। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है यही हमारा साइट है किसका, तो एक्सचेंज का। इसी साइट से हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में हमारे ऑक्सीजन पहुंचता है, एक्सचेंज होता है हमारा यहीं पे। तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा, ये हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकायोल के इंड टर्मिनल तक ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। कंडक्टिंग पार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर हमारा जो है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर हमारा यहाँ पे ब्रोंकायोल तक कंडक्ट होकर के आता है, ताकि ये फंक्शन जो हमारा एक्सचेंज का वो हो सके। तो इसीलिए इसे हम लोग कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। और फिर यहाँ पे जो फिर हमारा थिन फ्लैप लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एल्वियोलाई, इसे हम लोग रेस्पिरेटरी पार्ट में काउंट करते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट इसलिए, या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट बोल सकते हैं, या फिर एक्सचेंज पार्ट बोल सकते हैं, ये इसलिए क्योंकि यहीं पे हमारा जो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, ये टेक प्लेस करता है। तो इसी साइड पे होता है, तो इसीलिए इसे हम लोग रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं, और इसे हम लोग कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से ब्रोंकायोल तक। तो ये पूरा रेस्पिरेशन ट्रैक था हमारा। लंग्स जो हमारा ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो ये डबल लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं प्लेura। ये आप देख सकते हैं प्लेura। तो ये डबल लेयर है, तो यानी कि आउटर लेयर हुआ एक, और एक हमारा ये हुआ इनर लेयर। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है यही हेल्प करता है, ये जो हमारा थोरासिक चैम्बर है और ये जो हमारे लंग्स है, इनके बीच जो फ्रिक्शन होता है इसे ये रिड्यूस करता है। कौन रिड्यूस करता है, तो यही प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस करता है। ये इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और हमारा लंग्स सिचुएटेड कहाँ होता है, तो ये हमारा लंग्स जो है प्रेजेंट होता है हमारे थोरासिक चैम्बर के अंदर। थोरासिक चैम्बर क्या, थोरासिक कैविटी है एक तरह का, इसे हम लोग चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। इसी में हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। थोरासिक चैम्बर जो है हमारा है वो डॉर्सली हमारे वर्टिब्रल कॉलम से घिरा होता है, और वेंट्रली ये स्टर्नम से क्लोज होता है। और लेटरली बात की जाए तो ये हमारे लेटरली आप देख सकते हैं यहाँ पे रिब्स हैं, लेटरली ये रिब्स से कवर होते हैं। और फिर लोअर पार्ट में एक डोम शेपेड हमारा डायफ्राम ऑर्गन होता है, ये इसे कवर करके रखता है। ये जो लंग्स है हमारा, ये थोरैक्स में सिचुएटेड है, और इसका सेटअप कुछ इस ढंग से है। एनाटॉमिकली इस तरह से सेट किया हुआ है कि हमारे थोरासिक कैविटी में के वॉल्यूम में कुछ भी अगर चेंजिंग आएगी तो रिस्पेक्टिव चेंज हमारे लंग्स कैविटी में आएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि थोरासिक चैम्बर में हमारा लंग्स है सिचुएटेड, तो थोरासिक चैम्बर के वॉल्यूम में अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसी रिस्पेक्टिव में वैसे ही चेंजिंग हमारे लंग्स कैविटी में देखने को मिलेगी। और ये जो सेटअप है ये बहुत ही एसेंशियल है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। इसी सेटअप की वजह से, इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली हो पाता है। ठीक है, इतना हम लोग देख लीजिए, हमारा पूरा एनाटॉमी था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ब्रीथिंग का क्या है। मैकेनिज्म की बात की जाए तो ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में मेनली 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है। पहला स्टेज है हमारा इंस्पिरेशन, दूसरा स्टेज हमारा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स व्हाट, इंस्पिरेशन मीन्स इनफ्लो ऑफ एयर, इनफ्लो ऑफ एयर। और एक्सपिरेशन मीन्स व्हाट, एक्सपिरेशन मीन्स आउटफ्लो ऑफ एयर। तो इनफ्लो ऑफ एयर, तो इसमें हम लोग इन क्या करेंगे, तो इनफ्लो ऑफ एयर में हम लोग O2 को इन करते हैं, और आउटफ्लो ऑफ एयर यानी कि एक्सपिरेशन, इसमें हम लोग आउट क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग रिलीज करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है।
और ये जो हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन जो मैकेनिज्म है, ये मेनली होता कैसे है? तो ये एक प्रेशर ग्रेडियंट हमारे लंग्स में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और यही जो प्रेशर ग्रेडियंट है यही हमारे एयर को मूव इनटू एंड मूव आउट करता है, में इसमें हेल्प करता है। और इसमें स्पेशली हमारे जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल्स। ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये हमारे रिब्स में मौजूद होते हैं, और यही जो है हमारे इस ग्रेडियंट को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और फिर ये ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हमारे एयर का जो मूवमेंट है इन या फिर आउट होता है। तो ये एक ब्रीफ मैकेनिज्म है जिससे कि हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस चलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग एकदम ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्पिरेशन में मेनली क्या होता है। तो इंस्पिरेशन की बात की जाए यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन वी टेक ऑक्सीजन इन, वी टेक O2, तब क्या होता है? तो इंस्पिरेशन ऑकर हमारा तब होता है जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है यानी कि हमारे लंग्स के बीच जो प्रेशर है वो प्रेशर कम होता है। किससे कम होता है? तो बाहर जो प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे कम हमारा लंग्स का प्रेशर होता है, तब हमारा जो एयर है वो इन होता है। अब होता कैसे है ये? तो ये हम लोग देखते हैं। एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि इसका जो खुद का वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है। ये डायफ्राम नीचे की ओर शिफ्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे क्या होता है कि हमारा जो लंग्स है ये लंग्स का जो कैविटी मतलब कि थोरासिक कैविटी और थोरासिक कैविटी जो है वो हमारा इंक्रीज करता है, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई हमारे थोरासिक चैम्बर की, और रिस्पेक्टिव चेंज हमारे लंग्स में आएगा। तो लंग्स का जो कैविटी है वो भी हमारा इंक्रीज करता है। कैविटी इंक्रीज करना यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करना। और जैसे ही हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इन्वर्स होता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वो लेस हो जाता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो कम हो गया है क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है। तो प्रेशर यहाँ कम हुआ तो हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। अब तो प्रेशर ग्रेडियंट के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेस जो हमारा इनफ्लो होता है या फिर फ्लो होता है किसी भी चीज़ का वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? हाई है, और हमारे लंग्स का प्रेशर क्या है? वो लो है। तो हमारा जो O2 है वो हाई प्रेशर ग्रेडियंट टू लो प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो कर जाएगा। तो इससे एटमॉस्फेयर से एयर को हम लोग इनहेल कर पाते हैं, इंस्पायर कर पाते हैं या फिर इनफ्लो कर पाते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, तो समझ में आ गई? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में। और इसमें जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब कि जो हमारा जो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है इसमें रिस्पॉन्सिबल हमारा डायफ्राम है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे रिब्स के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से भी वॉल्यूम बढ़ता है और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे थोरासिक चैम्बर यानी कि लंग्स की कैविटी को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि होता कैसे है। इसमें रिस्पॉन्सिबल क्या है हमारे? तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। फिर वॉल्यूम इंक्रीज यानी प्रेशर लो यानी कि इनफ्लो हो गया हमारी एयर का फ्रॉम आउटर एरिया टू इनर एरिया, दैट इट and that's it, the whole process of inspiration. Now we will move to our next process, expiration. एक्सपिरेशन में क्या होता है? तो एक्सपिरेशन प्रोसेस जो है वो जस्ट इनवर्स हमारे इंस्पिरेशन का है। इसमें क्या होता है कि डायफ्राम हमारा रिलैक्स करता है, और ये रिलैक्स करेगा इसका मतलब कि ये ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। देख सकते हैं आप एरो यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो हमारा जो थोरासिक चैम्बर है वो डिक्रीज करेगा, मतलब उसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। थोरासिक चैम्बर की वॉल्यूम डिक्रीज मतलब कि लंग्स कैविटी की भी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। और फिर उसी तरह से रिब्स भी हेल्प करते हैं। तो रिब्स के जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स होते हैं वो भी हमारे रिलैक्स करते हैं। उनके भी रिलैक्स करने से क्या होता है हमारा जो थोरासिक चैम्बर का कैविटी है वो
डिक्रीज कर जाता है। इसकी कैविटी डिक्रीज की, लंग्स की कैविटी डिक्रीज की, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। वॉल्यूम डिक्रीज होते ही प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में हमारे जो लंग्स का प्रेशर है वो हाई है। यहाँ पे प्रेशर हाई है और बाहर में प्रेशर जो है वो लो है। तो बाहर में प्रेशर हमारा लो है और अंदर में प्रेशर हमारा हाई है। तो हम लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर ग्रेडियंट से एयर जो है वो लो प्रेशर ग्रेडियंट मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट हो गया हमारे एयर का। तो हम लोग एक्सेल कर पाए हैं, एक्सेल किए यानी कि एक्सपायर किए हम क्या चीज़, तो CO2। एयर का एक्सपिरेशन हो गया थ्रू द जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। और ये प्रेशर जनरेशन कैसे हुआ, तो ये हमारे डायफ्रागाम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों के रिलैक्स करने से हुए, क्योंकि इन दोनों के रिलैक्स करने से हमारा चेस्ट कैविटी डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया और प्रेशर अंदर का बढ़ गया। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। यही बात यहाँ लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लें, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आज हम लोग देखें कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मेन गोल क्या है, फिर इसमें हमारा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है और इनमें इन्वॉल्व जो हमारे स्टेप्स हैं वो हम लोग देखें कि मेन फंक्शन हमारे रेस्पिरेशन का क्या है। फिर फंक्शन के बाद हम लोग देखें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है, ये हम लोग देखें। प्लूरल फ्लूइड का क्या रोल है ये देखें कि ये जो हमारे थोरैसिक चैम्बर और लंग्स कैविटी इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है। और हमारा जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये हमारे लंग्स के क्लोज कांटेक्ट में होता है और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो हमारे थोरैसिक थोरैसिक चैम्बर के क्लोज कांटेक्ट में होता है और इनके बीच ये फ्लूइड होता है जो कि इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फिर हम लोग देखें कि मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन प्रोसेस हम लोग देखें होता क्यों है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, ये भी हम लोग देखें। फिर देखें कि ब्रीथिंग यानी इसकी मैकेनिज्म इंस्पिरेशन जो हमारा फेनोमेना है ये कैसे होता है, तो इसमें देखें हम लोग कि कॉन्ट्रैक्शन मेन फंक्शन है जो कि डायफ्रागाम और इंटरकोस्टल मसल्स में होता है, जिनकी वजह से वॉल्यूम हमारी इंक्रीज करती है अंदर की और प्रेशर घट जाती है और अंदर की प्रेशर लो होने की वजह से बाहर से अंदर हमारा इनफ्लो हो जाता है एयर का। फिर हम लोग देखें एक्सपिरेशन में क्या होता है, तो एक्सपिरेशन में हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम दोनों ही रिलैक्स करते हैं, जिससे हमारे लंग्स की कैविटी, थोरैसिक कैविटी दोनों ही रिड्यूस होती है, वॉल्यूम रिड्यूस होती है, प्रेशर अंदर की ज़्यादा हो जाती है और बाहर की कम। इसकी वजह से हमारा अंदर से बाहर की ओर फ्लो होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारा एयर का मूव कर जाता है और इस मूवमेंट की वजह से एक्सपिरेशन प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो मैकेनिज्म हम लोग देख लिए इस तरह से और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फर्दर आगे हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होता है हमारा O2 CO2 का हमारे बॉडी में, फंक्शन क्या है ये देखेंगे। तो अगर कोई डाउट है इस सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप लोगों की जो नीट की एग्ज़ाम 26 जुलाई को होने वाली है तो उससे रिलेटेड मैं एक स्टडी प्लान, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी लेकर के आ रही हूँ, जिसे आप सब लोग देखिएगा और हो सके आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और ये जो प्रीसियस टाइम आप लोग का मिल गया है एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने से, इसको बहुत ही अच्छे वे में आप यूटिलाइज़ कीजिए ताकि इस बार आप नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। बहुत ही अच्छा टाइम आप लोग को मिल गया कवर करने के लिए, जो आप लोग 11th-12th ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर की या 11th या 12th में है वो थॉरोली पढ़ते रहें, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So thank you for watching this video. Do subscribe my channel and like the video and share it more and more. Thank you so much.